नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ज्ञान का घर ज्ञानालय में जो सदस्यों की संख्या है वह 25,000 की संख्या को पार कर जा चुका है। इस संख्या में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये योगदान की वजह से ही यह आज यहाँ तक पहुँच पाया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का ये योगदान ऐसे ही बना रहेगा और यह आंकड़ा जल्द ही आपका ये जो परिवार है 25,000 से 50,000 को प्राप्त करेगा और 50,000 से 1 लाख और 1 लाख से 1 मिलियन तक सफर ये होगा पूरा। ये सफर तो आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहा तो ज्ञानालय परिवार जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला ये परिवार बन सकता है। साथियों तो मित्रों, इसके साथ हम अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के ऊपर की कुछ बातों को। मित्रों, जैसा कि आपको ये पता है कि मैं ऑफलाइन में ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूँ। आप लोगों के चैनल पे जो भी मेरा वीडियो रहा है ज़्यादातर या तो मैंने पॉलिटी का पढ़ाया या फिर हमने ज्योग्राफी में अगर कुछ पढ़ाने का प्रयास किया तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत लेंदी होता है, इसलिए मेरी हिम्मत ना हो सके कि मैं इसको स्टार्ट करूं टीजीटी पीजीटी लेवल तक का या सिविल लेवल तक का और इसके बाद जो है बीच में छोड़ दूं, तो ये सही नहीं होता। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपके लिए ज्योग्राफी का ही क्लास लेकर के आया हूँ साथियों। और वो जो ज्योग्राफी का क्लास है उसमें आप सभी लोगों को मैं ओशिनोग्राफी का एक यूनिट पढ़ाने का प्रयास करूंगा और प्रयास नहीं मैं पूरा करूंगा। इस ओशिनोग्राफी के चैप्टर को जब आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जब आप मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद जो आपका ये व्यू आएगा उसके आधार पर आगे के अन्य चैप्टर्स या अन्य यूनिट को भी हम कवर करवाएंगे। लेकिन इसमें आपकी भागीदारी ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो होगी वह निर्णायक होगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये सेशन आपको समझ में आएगा। इस सेशन में हमने बोर्ड का सहारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ज्योग्राफी में क्या करना होता है, लिखना होता है, चित्र बनाना होता है, मिटाना होता है और टाइम बहुत लगता है इसमें। ऐसे में हमने कोशिश किया है कि कॉपी में हमने सारे डाटा को मेंशन कर लिया है, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर चित्रों को भी और मानचित्रों को भी यानी कि मैप को भी और चित्र को भी समाहित करने का प्रयास किया उसमें कि डिजिटली आपको दिखाया जा सके लोकेशंस को एग्जैक्ट कि यहाँ पे ये ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, ये चित्र है, ऐसे ऐसे ये होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको इससे लाभ होगा। तो चलिए देर ना करें हम और स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन साथियों। तो मित्रों, ये है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी या इसी को कहते हैं साथियों समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान का जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग अध्ययन जो करते हैं वह करते हैं समुद्र विज्ञान या समुद्र से जुड़े हुए प्रमुख बातों, जैसे उच्चावच। उच्चावच में ये आता है कि समुद्र के अंदर जो घाटियां होती हैं, मैदान होते हैं या कोई और हो जाता है, कटक हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है, रिज हो जाता है, इन सभी को हम इसमें समाहित करते हैं। तो ये उच्चावच हो गया। और इसके साथ ही साथ समुद्र का तापमान, समुद्र की लवणता, समुद्री निक्षेप या समुद्री धाराएं आदि का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से इसमें। ठीक है साथियों, अब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र विज्ञान में क्या किया जाता है। समुद्र विज्ञान में हम लोग उच्चावच, तापमान, लवणता, समुद्री निक्षेप और समुद्री धाराओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी जो है ये 100% मान लेते हैं कि एक आंकड़ा है 100%। ये 100% आंकड़ा जो है साथियों, इसको हम दो भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो यह 29% स्थलीय हो जाता है। इसके बाद 71% साथियों जलीय भाग हो जाता है। इस तरह से दो भागों में डिवाइड है पूरा पृथ्वी, जलीय और स्थलीय भाग।
अगर से जलीय भाग को भी देखा जाए तो जलीय भाग अगर पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया जाए विषुवत रेखा से, तो यह हो जाता है आपका नॉर्थ और यह हो जाता है साउथ। नॉर्थ गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, जिस कारण इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, और साउथ वाला गोलार्ध जो है यहां पर जल की प्रधानता है, जिस कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है साथियों। अब इस समस्त पृथ्वी को यदि हम देखें तो यहां पर जो स्थलीय भाग है 29%, यह भी 7 महाद्वीपों में विभाजित है। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में विभाजित है। जैसे पहला है एशिया महाद्वीप, जिसकी जो परसेंटेज है 29.8% है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका प्रतिशत है 20.3%। या अगर मेडागास्कर भी शामिल कर लिया जाता है तो वह 20.4% भी कहीं कहीं मिल जाता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 16.2% के साथ तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यूरोप जो होता है वह 6ठे नंबर पर, और ओशिनिया महाद्वीप यह 5.9 के साथ सबसे छोटा महाद्वीप आ जाता है। तो इस तरह से आपने ये देखा स्थलीय भागों को। स्थलीय भागों की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसकी औसत जो ऊंचाई होती है वह होती है 840 मीटर। कितना? 840 मीटर होता है स्थलीय भाग की औसत ऊंचाई। अब हम आते हैं जलीय भागों पर। जलीय भाग में अगर आप देखेंगे साथियों, तो आपको मिलता है प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल जो है वह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा है, लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल पड़ता है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर भी इसी का एक पार्ट है, जो कि छोटा होता है जलीय भागों में। लेकिन इसमें साथियों ये जो 4 पार्ट हैं, इन सभी में जो हम लोगों का अध्ययन का जो मूल विषय है ओशिनोग्राफी वाला, वो इन पर ज्यादा केंद्रित होगा, यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर का इसलिए भी अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, और यहां पर बर्फ जमा हुआ है। बर्फ जमे होने से यहां से बहुत ज्यादा शोध नहीं हो पाया है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा डाटा नहीं मिलता है, तो इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को अध्ययन भी नहीं करना पड़ता है। आगे बात करें अगर जलीय भागों की औसत गहराई कितनी होती है, तो जलीय भाग की औसत गहराई 3800 मीटर होती है साथियों। कितना? 3800 मीटर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहां पर देखिएगा कि स्थल की ऊंचाई और सागर की गहराई को उच्चता मितीय वक्र या हिप्सोग्राफिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर सागरों को 4 प्रमुख उच्चावच मंडलों में विभाजित किया जाता है। वो 4 प्रमुख उच्चावच मंडल कौन से हैं साथियों? पहला जो उच्चावच मंडल है वह आपका मिलता है महाद्वीपीय मग्न तट। ये स्थल और सागर के बीच में अगर आप देखेंगे तो स्थलीय तट की तरफ यह मग्न तट स्थित होता है। आगे अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर है महाद्वीपीय मग्न तट या मग्न ढाल। मग्न ढाल जो होता है वह दूसरे नंबर पर आता है। इसके और आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है महासागरीय मैदान, और आगे जब जाते हैं तो आपको मिल जाता है महासागरीय गर्त। इस तरह से 4 उच्चावचों में विभाजित करके हम लोगों को समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना है। इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों एक नोट पॉइंट में कि किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वो मापी जाती है अल्टीमीटर या तुंगता मापी यंत्र से। जैसे आप लोग देखते होंगे कि स्टेशनों पर जब जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 95 मीटर है।
या 100 मीटर है या 195 मीटर है। तो इस तरह से क्या होता है, कैसे मापा जाता है, वह तुंगता मापी यंत्र या अल्टीमीटर से मापा जाता है किसी भी समुद्र तल से किसी की भी ऊंचाई। इतना समझ में आ गया। अब ये जो चारों स्थल खंड हैं या महाद्वीपीय मग्न तट या मग्न ढाल या मैदान या गर्त, इनको हम लोग चलिए चित्रों में देखने का प्रयास करते हैं। चित्रों में देखते हैं और ये जो चित्र है साथियों, यहां पे आप देख पाएंगे कि ये आपका जैसे स्थल खंड है, ये वाला स्थल खंड है। स्थल के आगे जब देखते हैं तो इस तरह से ये छिछला सागरीय भाग पड़ता है। जो ये छिछला सागरीय भाग है यह महाद्वीपीय मग्न तट क्या कहलाता है, मग्न तट कहलाता है। इसके बाद आगे वाला जो ये ढाल वाला, तीव्र ढाल वाला पड़ता है भाग, इसको कहते हैं मग्न ढाल। क्या कहते हैं, मग्न ढाल कहते हैं। इसके बाद आगे, इसके आगे यहां पे जो पड़ता है ये मैदानी वाला भाग, यहां पे आप देख रहे हैं, ये आपका पड़ता है महासागरीय मैदान। क्या होता है, महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान के जब आगे जाते हैं तो यहां पे एक गर्त मिलता है जिसको कहते हैं साथियों महासागरीय गर्त। इस तरह से ये 4 उच्चावच हैं, जिनमें से चौथा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और पहला ये हो गया। यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। इन मग्न तट और मग्न ढाल के आगे महाद्वीपीय जोड़ेंगे क्योंकि यह महाद्वीपों का पार्ट माना जाता है। इसके बाद जब सागर तली आ जाता है तो वह महासागर का भाग हो जाता है और महासागरीय मैदान हो जाता है। इसके और आगे जाते हैं तो और गहरा मिल जाता है तो वह भी महासागर का होता है, तो महासागरीय गर्त कहलाता है। अब महासागरीय गर्त और मैदान के बीच में आपके दिमाग में बन रहा होगा कि ये क्या है जिसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो ये महासागरीय मैदानों पर विस्तृत होते हैं साथियों। ज्वालामुखी पर्वत कभी कभी बन जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जब फटते हैं तो वो फटते फटते इस तरह से इकट्ठा होते होते यहाँ पर एक द्वीप का रूप ले लेते हैं, सागर के ऊपर जब आ जाते हैं, और उसके नीचे जब रहते हैं तो निमग्न द्वीप या निमग्न जो है पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोरल वगैरह यहाँ पर अपना जम जाते हैं और कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग आगे कोरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो गर्त है या ट्रिंच है, यह ट्रिंच भी 2 भागों में डिवाइड होता है साथियों। अगर से मान लीजिए इस तरह से जैसे ये दिख रहा है, खूब दूरी तक ऐसे लंबा तक ऐसे खाई बना हो तो उसको ट्रिंच कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिंच कहेंगे। लेकिन मान लीजिए थोड़ी दूर तक ही ऐसे गर्त बना हो लंबा सा तो उसको गर्त कहेंगे, और ये गर्त जो होता है अधिक गहरा होता है, तो ये खाई नहीं, इसको क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। आगे भी हम देखेंगे। तो इस तरह से आपने ये चारों उच्चावचों को देख लिया, मग्न तट, मग्न ढाल, मैदान और गर्त। अगर इसको हिंदी में आप देखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कुछ कम समझ पा रहे होंगे, तो उसको इस तरह से भी देख सकते हैं साथियों। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए ये पर्वतीय भाग है, तो पर्वत के आगे जब जाते हैं समुद्रों की तरफ तो यहाँ पे देखते हैं छिछला सागर हो जाता है। जो ये छिछला सागर ये भाग है, यह वाला पार्ट क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। जलमग्न लिखा है, चाहे जलमग्न लिखिए या मग्न लिखिए, तो जलमग्न तट कहलाता है। आगे का जो ये ढाल वाला भाग है ये महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, क्योंकि ये ढाल बहुत ज्यादा तीव्र होता है। इसके बाद आ जाता है गहरा सागरीय मैदान आ जाता है, गहरा सागरीय तल या मैदान आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो समुद्र के जो गर्त होते हैं उन्हीं को आप यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्री गर्त या गहरे समुद्री खाई या गर्त वहां पर हो जाते हैं। तो 4 पार्ट यहाँ पे हो गए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट में आपने इसको देख लिया साथियों। ये होते हैं महासागरीय तल के उच्चावच होते हैं साथियों। इस तरह से आपने इन सभी को यहाँ पे देखा। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है वहां पे देखते हैं कि इसके आगे हम लोग का क्या है। यहाँ पे अब 4 महाद्वीप तो हो ही गए, चारों महाद्वीप 4 जो उच्चावच थे वो तो हो ही गए, और यहाँ पे अल्टीमीटर भी है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा तेजी से। अब नीचे हम लोगों का मिलता है जो टॉपिक
उसका इसमें से चारों में से पहला वाला टॉपिक मतलब महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट जो है उसके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं साथियों। तो जैसा कि यहां पे आपने देखा कि ये चारों भाग हो गए, 1 2 3 4, ये चारों हो गए। तो इन चारों में से जो ये पहला वाला पार्ट है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट को हम यहां पे आइए देखते हैं साथियों। महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है, तट से सटा हुआ जलीय भाग होता है, उथला जलीय भाग होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसका औसत ढाल अगर आप देखेंगे तो 1 से 3 डिग्री होता है। इसकी औसत गहराई अगर आप देखेंगे तो 100 फैदम होती है। इसकी औसत चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो 48 किलोमीटर या 30 मील होती है। और इसके अलावा अगर इसकी जो तट से स्थित आकृतियां होती हैं वो किस तरह से प्रभाव करती हैं, इसमें प्रभावित करती हैं, उसको अगर आप देखते हैं तो यहां पे यदि सागर तट यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट के तटीय किनारों पर स्थल पर अगर आप देखेंगे कि पर्वत स्थित है तो वहां पर जो ये मग्न तट है ये संकरा मग्न तट होगा। ये मग्न तट की चौड़ाई क्या होगी, वो संकरा होगा। जैसे एंडीज पर्वत, अगर आप एंडीज पर्वत देखते हैं तो एंडीज पर्वत मान लीजिए कि ये है आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के इस वाले तटीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो यहां पे संकरा तट है, जबकि इस वाले तट पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, चौड़ा तट पाया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पे मैदान अगर हो किसी तट के किनारे तो अगर जो है मैदानी भाग है तो वहां पर क्या होगा, चौड़ा मग्न तट पाया जाएगा। जैसे साइबेरिया के सहारे उत्तरी ध्रुवीय सागर में सबसे चौड़ा मग्न तट पाया जाता है। सबसे चौड़ा मग्न तट कहां पाया जाता है, साइबेरिया के उत्तरी तट के सहारे मिलता है, वो सबसे चौड़ा मग्न तट होता है। इन सभी को हम अभी चित्रों में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिएगा भारत में कैसे क्या है। भारत की अगर बात करें कि मान लीजिए कि ये आपका भारत हो गया। भारत अगर ये है तो भारत के पश्चिमी वाले तटीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पे चौड़ा मग्न तट पाया जाता है, जबकि यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे पर्वत भी मिलता है। जबकि हम यहां पे देख रहे हैं तो कह रहे हैं पर्वत जहां पे होगा वहां पे सकरा तट होगा। लेकिन साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पश्चिमी घाट का पर्वत है यह एक स्थलखंड का, ऐसे ही स्थलखंड का भाग था जो कि नीचे थोड़ा सा धंस गया। इसी के धंसने से ही यह उभार से ये पर्वत बना है। तो ये जो नीचे की तरफ धंसा है यही भाग चौड़े रूप में मग्न तट के रूप में पाया जाता है। ये चौड़ा मग्न तट इसीलिए यहां पे मिलता है। पर्वत होते हुए भी यहां पे चौड़ा मग्न तट इसलिए मिलता है क्योंकि स्थलखंड का कुछ भाग नीचे की तरफ थोड़ा सा धंस गया है, थोड़ी गहराई तक, तो इसलिए यह छिछला मग्न तट के रूप में यह स्थलीय खंड दिखाई देता है। बल्कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूर्वी तट, तो पूर्वी तट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैदान है और पर्वतीय भाग भी है पूर्वी घाट का, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सकरा मैदान पाया जाता है, सकरा मग्न तट का भाग पाया जाता है, मैदान नहीं मग्न तट पाया जाता है। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया। अब आइए हम इसको चित्रों में देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो विश्व के जो मैप है उसमें कैसे दिखाई देता है, उसको हम देखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे हमने पहले ही बात की वह हमने बात किया यहां पर ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत यहीं पर स्थित है, ऐसे 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 ये एंडीज पर्वत स्थित है। एंडीज पर्वत के साथियों इस वाले तट पे आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर का है वही महाद्वीपीय मग्न तट है। तो महाद्वीपीय मग्न तट कितना सकरा दिख रहा है, थोड़े थोड़े कहीं पर दिख रहा है व्हाइट कलर का, बाकी बहुत सकरा दिख रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा यहां पर अगर आप देखते हैं तो पूर्वी वाले तटीय क्षेत्र में यह मग्न तट पाया जा रहा चौड़ा, यहां पे ज्यादा चौड़ा मग्न तट पाया जा रहा, जबकि यहां पे जो पर्वतीय भाग है पर्वत के किनारे वाले भाग में सकरा मग्न तट पाया जा रहा। तो ये आपने देख ही लिया। अब अगर बात करते हैं कि सबसे चौड़े मग्न तट की, तो यहां पे देखिएगा साइबेरिया का ये जो पार्ट है उत्तरी साइबेरिया वाला, इसके इस वाले भाग में उत्तरी ध्रुवीय सागर क्षेत्र में देखिएगा कितना चौड़ा यहां पे मग्न तट मिल रहा, कितना चौड़े मग्न तट पाए जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा कितने चौड़े मग्न तट पाए जा रहे हैं। तो सबसे चौड़ा मग्न तट विश्व में अगर पाया जाता है तो यहीं पे पाया जाता है। कहां पे, ये उत्तरी साइबेरिया के ध्रुवीय क्षेत्र से लगे सागरों में। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे साथियों तो ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के इधर देखेंगे तो ये चौड़ा मग्न तट पाया जा रहा। इसकी अपेक्षा अगर इधर देख रहे हैं तो यहां पे सकरा मग्न तट पाया जा रहा है, मिल रहा है।
सकरामग्न तट है। जबकि यहां पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न तट है किसके, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। मुंबई हाई जो स्थित है वो यहीं पर ही मुंबई हाई स्थित है, और मुंबई हाई से ही क्या निकाला जाता है, यहां पर तेल का उत्खनन किया जाता है। कहां पे स्थित है, यहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये मग्न तट पाए जाते हैं कहां पर चौड़े होते हैं, कहां पे सकरे होते हैं, भारत में कैसा पाया जाता है। अब अगर बात करें साथियों कि इन सभी महासागरों में किस महासागर में सबसे ज्यादा चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, किस में सबसे कम पाए जाते हैं, तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, इसको फॉलो करिएगा। हमने ये देख लिया कि साइबेरिया तट पे सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं चौड़े, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक, यहां पर सबसे नंबर 1 पे साइबेरिया तट। इसके बाद आते हैं इस इधर से इधर रास्ते से, अब ये हो गया अटलांटिक महासागर, यहां पर लिख लेते हैं 2। इसके बाद हम आते हैं इधर से होते 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 यहां पर, और यहां पर जब हम आते हैं तो ये पनामा के रास्ते हम आ जाते हैं कहां पे, ये आ जाते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में लिख लेते हैं 3। अब प्रशांत महासागर से इधर से क्रॉस करते हुए ये सुंडा जल डमरू मध्य से होते होते यहां पे आ जाते हैं हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर को लिख लेते हैं 4। तो इस तरह से साथियों पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं आर्कटिक महासागर में, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर में, तीसरे नंबर पर प्रशांत महासागर में, चौथे नंबर पर हिंद महासागर में। साथियों मिल गया, ये इतना क्रम आप सीक्वेंस याद करिएगा, इससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साथियों, ये क्रम नहीं भूलेगा। अब हम इसको आइए देख लेते हैं कि ऐसा डाटा सच में सही है या नहीं है। अब इसको आप देखेंगे जब, तो यहां पे देखिएगा कि मग्न तटों का घटता जो क्रम है वह कैसा है, आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़ा है, अटलांटिक महासागर में उससे कम है, प्रशांत महासागर में उससे कम है, और हिंद महासागर में सबसे कम है। यानी कि सबसे कम चौथे नंबर पे हम लोगों ने लिखा था हिंद महासागर पे, और सबसे ज्यादा आर्कटिक महासागर में हमने लिखा था। आर्कटिक महासागर से हम लोग अटलांटिक में गए थे, अटलांटिक से प्रशांत में, और प्रशांत से हिंद में। तो ये ट्रिक फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? अगर फॉलो हुआ, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों हम लोगों का ये मग्न तट तो हो गया। अब मग्न तट के बाद हम लोग देखते हैं यहां पर महासागरीय मैदान, ये ढाल वाला क्षेत्र। ठीक है, महासागरीय ये जो ढाल वाला क्षेत्र है ये कैसा है, महाद्वीपीय ढाल जो होता है ये कहां पे स्थित होता है, पहले तो ये देखिएगा। हमने इसको आपको यहां पर चित्र में बता भी दिया था कि महाद्वीपीय ये जलमग्न ढाल जो होते हैं वो कहां पे होते हैं। तो ये जो स्थित होता है मग्न तटों और गहरे सागरीय मैदानों दोनों के मध्य में स्थित होता है। दोनों के कहां पे होता है, मग्न तट और मग्न मैदान कहां पे होता है, उन्हीं के मध्य में स्थित होता है। महासागरीय मग्न तट और महासागरीय मैदान, यहां पे देखिएगा ये वाला होता है आपका ढाल क्षेत्र। क्या होता है, ये होता है ढाल क्षेत्र। ये ढाल क्षेत्र जो होता है यह साथियों इसका ढाल जो होता है बहुत तीव्र होता है, और इस ढाल पर देख रहे होंगे आप यहां पर ऐसे ऐसे गहरे गहरे नाले टाइप मिलते हैं, कैनियन टाइप मिलते हैं यहां पर। ठीक है, जो कि तट के लंबवत पाए जाते हैं, तट के क्या होते हैं, लंबवत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देख लिया होगा, यहां पे आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग पहले इसका डाटा देखते हैं और इसके बाद इसके चित्र पर आते हैं। तो इसका डाटा यहां पर आप देखिएगा कि महाद्वीपीय मग्न ढाल जो होते हैं ये कहां पर स्थित होते हैं, इसको आपने देख लिया। इसके बाद यहां पर देखिएगा कि समस्त सागरीय भाग जो होते हैं उसके केवल 8.5% भाग पर ही मग्न ढाल पाए जाते हैं। कितने, 8.5% भाग पर ही मग्न ढाल पाए जाते हैं। इसका ढाल कितना होता है, इसका औसत ढाल अगर देखेंगे तो 5 से 15 डिग्री के बीच होता है। अगर औसत गहराई देखेंगे तो यह 200 से 2000 मीटर के बीच में होता है। और अगर सागरीय निक्षेप की बात करते हैं तो यहां पर सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे कैसे ढाल है, तो यहाँ पे निक्षेप कोई भी चीज आप रख देंगे, निक्षेपित करने प्रयास करेंगे तो ये सब सड़क के नीचे चला आएगा। इसके अलावा तट के लंबवत महासागरीय कंदराएं एवं खाइयां पाई जाती हैं। उसको आपको हमने अभी बताया ही, दिखाया ही कि तट के लंबवत क्या होती हैं, महासागरीय कंदराएं और
खाइयां पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने इसके बारे में देख लिया और पढ़ लिया। एक बार आप फिर से आप चित्र को देखने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये आपका है मग्न ढाल। मग्न ढाल पर आप सोचिए कि यहां पे कुछ भी छोड़ दीजिए तो क्या यहां पे रुकेगा? सरक करके यहां पे चला आएगा। जैसे यहां पर देखिएगा कि ये पानी, जब इसको यहां से पानी, मान लीजिए यहां से कोई नदी हो, नदी का बहाव इस धर से आ रहा होता है, तो इसमें से ये अपरदन करता है। अपरदन जैसे ही करता है इसका, वैसे ही उस जल के साथ यह क्या होता है, ढह करके, बह करके यहां पे आ जाता है। वैसे यहां पर अगर आप देखेंगे यहां भी आ गया, यहां पर देखेंगे यहां भी यहां पे आ गया। तो इस तरह से यह नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहां पर इस वाले स्लोप पर कुछ भी चीज का निक्षेप नहीं पाया जाता है। ठीक है। और ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये कंदराएं या कैनियन, ये पाए जाते हैं तट के लंबवत में साथियों। कैसे पाए जाते हैं? तट के लंबवत में पाए जाते हैं। चलिए दूसरे चित्र में हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी देखिएगा, ये कंदरा है, महासागरीय कंदरा या महासागरीय गर्त। ये गर्त जो है, ये आप देख रहे हैं, ये तट है ये, और तट के ही लंबवत ये बना हुआ है। और इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, महाद्वीपीय उभार। उभार साथियों ये चीज होता है, भी हम आपको भी दिखाते हैं, उस वाले में दिखाने पे ज्यादा समझ में आएगा। और महाद्वीपीय ये है सेल्फ, जो कि महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। ये भूपर्पटी हो गया और महाद्वीपीय किनारा का ये आकृति दे रहे हैं। इसको महाद्वीपीय उभार को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अलावा नीचे अगर हो चित्र तो नहीं, इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, ऊपर वाले में यहाँ पे अब देखिएगा, ये जो गाद है ना, यहाँ पे देखिए, इस ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे इतना ढेर सारा दिख रहा, लेकिन इस वाले भाग से भी अपरदित हो करके कुछ भाग नीचे की तरफ आया है और ये यहाँ तक बन रहा है। ये यहाँ तक ऐसे इसका बन रहा है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है, ना तो ये इसका स्लोप का पार्ट है और ना ही ये मैदान का पार्ट है। ये जो थोड़ा सा उभर जाता है, यहां से अपरदित होकर के आकर के यहां पे निक्षेपित हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं महाद्वीपीय उभार क्षेत्र। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय उभार। क्या कहते हैं? उभार कहते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा समझ में। तो ये इस तरह से ये हो गया आपका कौन सा? महाद्वीपीय मग्न ढाल हो गया। महाद्वीपीय अगर मग्न ढाल आपको समझ में आ गया तो अब चलिए हम लोग देखते हैं महासागरीय मैदान को साथियों। यहां पर देखिएगा महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान जो होते हैं ये गहरे सागरीय भाग होते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर समतलीय भाग ही देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो समस्त पृथ्वी पर देखेंगे या समस्त सागरीय भाग पर देखेंगे तो ज्यादा सही होगा। समस्त सागरीय भाग के 75.9% पर किसका विस्तार मिलता है? महासागरीय मैदान का विस्तार मिलता है। महासागरीय मैदान जो है साथियों, इनको अगर आप देखेंगे अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रतिशत में पाए जाते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के अगर हम बात करें मैदानों की तो यहां पर 80.3% महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। हिंद महासागर की बात करें तो यहां पर 80.1% पर महासागरीय मैदान पाया जाता है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहां पर 54.9% पर महासागरीय मैदान पाया जाता है। अब आप कहेंगे यहां पे इतना कम क्यों है? तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर में यस के आकार का एक कटक पाया जाता है। क्या मिलता है? कटक पाया जाता है। और ये कटक ही ये जो होता है इसके अधिकांश क्षेत्र पर फैला हुआ है। और कटक एक उभरा हुआ भाग होता है। उभरे हुए भाग का जो ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला होगा तो क्या होगा? यहां पर मैदान का प्रतिशत कम होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसकी वजह से इसमें क्या होता है? 54.9% पर ही महासागरीय मैदान पाए जाते हैं साथियों। अब बात करें अगर इसकी गहराई की तो इसकी गहराई जो टोटल होती है 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में होती है इसकी गहराई। अगर हम ये बात करें कि गहरे सागरीय मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 60 डिग्री साउथ तक के बीच का जो ये भाग होगा, इसमें आपका 0 डिग्री मान लीजिए यहां पे है,
तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री साउथ के बीच में सागरीय मैदान का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें कि सबसे कम कहां पे पाया जाता है, तो सबसे कम जो पाया जाता है ये 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के मध्य में सबसे कम सागरीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर सागरीय मैदान सबसे कम पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, महासागरीय मैदानों पर अपरदन से प्राप्त मलबा का पूर्णतया अभाव होता है। ये क्या होगा? महासागरीय मैदान जो होते हैं साथियों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा कारक यहां पे नहीं बन पाता जो कि अपरदित करे। भौतिक कारक अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पे जीव जा पाते हैं इतने गहरे भाग में, और ना ही वहां पे इतनी सागरीय कोई तरंग चलती हो कि खूब लहरें मारती हो तो उससे कट जाए। तो इस तरह से यह कोई धूप भी वहां पे नहीं जाती है कि धूप से उसमें सिकुड़न हो, संकुचन हो, फैलाव हो तो वो अपरदित हो। तो इस तरह से कोई भी जब वहां पे अपर्दन नहीं होता तो इस वजह से क्या होता है, अपर्दन से प्राप्त मलबा का पूर्णतः क्या होता है, वहां पर अभाव होता है। पूर्णतः अभाव का कारण क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब इस महासागरीय मैदान को हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि इस महासागरीय मैदान का दृश्य कैसा दिखता है। यहां पे आप देखिएगा कि ये हो गया महासागरीय मैदान। क्या हुआ? ये है महासागरीय मैदान। इस महासागरीय मैदान में अगर आप देखेंगे तो ये बितलीय जो होता है, ये पहाड़ियां होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी पहाड़ियां होती है इस मैदानी भाग में। बितलीय मैदान में बितलीय पहाड़ियां हो गई, और इस पहाड़ी में कभी कभी ये ज्वालामुखी फटते फटते क्या हो जाता है, एक ऊंचा सा भाग बन जाता है। तो इसको निमग्न द्वीप कहते हैं, जो कि जल के नीचे दबा हुआ है। और इस तरह से समुद्री टीले भी इसको कहते हैं। यही भाग अगर जो ये तिरछा कोना बना हुआ है, ये इस तरह से मान लीजिए कट कर दिया जाए, और यह क्या हो, इस तरह से हो, और इस तरह से हो, और इस तरह से हो, तो ये जो भाग होगा यह गुयोट कहलाता है। गुयोट कहलाता है। और गुयोट पर अगर आप देखेंगे प्रवालों का विकास होता है उनके किनारे किनारे चारों तरफ तक। ठीक है, तो इस तरह से ये गुयोट हो जाता है। अब यहां पर जो ही द्वीप यहां से थोड़ा सा ऊंचे होते होते यहां पे आ जाते हैं, तो यहीं पर थोड़े से भाग में ये दिखाई देते हैं और ये द्वीप कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैदानी भाग में ये सभी आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी पर आप देखेंगे इस तरह से कटक भी पाया जाता है, जिसमें से बीच में से यहां से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा इधर जा रहा है, मैग्मा इधर जा रहा है। ये स्थलखंड इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, और ये स्थलखंड इधर की तरफ हो रहा है। यानी कि ये दोनों स्थलखंड का विस्तार हो रहा है, एक इधर का और एक इधर का, और बीच में क्या हो रहा है, दरार का निर्माण हो रहा है। इस दरार के सहारे मैग्मा निकल रहा है, और ये मैग्मा निकल करके यहाँ पे निक्षेपित हो रहा है, और यहाँ पर एक कटक का निर्माण करता है। इसका कटक का निर्माण करता है, जिसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। और ऐसे कटक का सबसे प्रमुख उदाहरण हमने आपको बताया कि अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। सबसे मुख्य उदाहरण अगर आप देखेंगे मध्य महासागरीय कटक का, तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखना चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया कौन सा, महाद्वीपीय मग्न तट, ये वाला और ये वाला हो गया महाद्वीपीय मग्न ढाल, ये हो गया मैदान पर ही यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत फट रहे हैं। इसी में से उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है ये द्वीप की तरह दिख रहा है। कुछ द्वीप होते हैं जो कि ज्वालामुखी भी फट रहे होते हैं उन द्वीपों पर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कटक है, कटक का यहाँ से नीचे से क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है, और एक इधर भाग जा रहा है, एक इधर की तरफ भाग जा रहा है। अगर आगे देखते हैं यहाँ पर तो ये गहरी खाई है, दरार बहुत दूर तक। इसी भाग को क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। अगर ये छोटी दूरी तक होगा और गहरा ज्यादा हो तो उसी को कहते हैं गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल है, और इसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर से समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। शेयर करने में अगर आपको हिचक है तो शेयर मत करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस हद तक आपको पसंद आया साथियों।
तो आइए हम लोग अब देखते हैं महासागरीय गर्त को, जो कि हमने वहां पर देखा। अब महासागरीय गर्त की बात अगर हम करें तो महासागरीय गर्त जो होता है, यह गर्त सबसे गहरा भाग होता है, सबसे गहरा भाग होता है। और ऐसा सबसे गहरा भाग सभी महासागरों का जो है वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो पाया जाता है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, और इसकी गहराई जो होती है 11 दशमलव, या आप कहें 11.02 किलोमीटर, या आप कहें 11,022 मीटर। क्या 11,022 मीटर या 11 दशमलव, यहां पे अगर दशमलव लगा देते हैं तो इधर 3 अंक जो है इधर हट जाएगा, तो 11.02 मीटर या 022 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना मीटर गहरा है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहां पे है? प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस के पास में है। अगर आगे की बात करें कि महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पर ये गहरे गर्त पाए जाते हैं, तो 7% भाग पर ये ऐसे गहरे गर्त पाए जाते हैं। अगर बात करें कि गर्तों के प्रकार कितने होते हैं, तो यह गर्त जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, और इनमें से पहला जो होता है, इसकी अगर बात करें तो अगर से कम क्षेत्रफल वाला हो और वह अधिक गहरा हो खड्ड, तो ऐसे खड्ड को गर्त कहते हैं या डीप कहते हैं। लेकिन अगर से बात करें लंबे खड्ड की या लंबे खाई की, तो इसे ट्रिंच कहते हैं। ठीक है, ट्रिंच और गर्त, डीप और गर्त, डीप और ट्रिंच को आपने समझ लिया होगा, या गर्त और खाई को भी आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है। अब बात करें अगर कि ऐसे गर्तों या खाइयों की खोज कितनी हुई है, तो आज तक कुल अगर देखेंगे तो 57 गर्तों की अभी तक खोज हो चुकी है। उन 57 गर्तों में से 32 गर्त साथियों प्रशांत महासागर में है, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में है, 6 गर्त हिंद महासागर में है। कहां पे? हिंद महासागर में 6 गर्त, 19 अटलांटिक महासागर, 32 प्रशांत महासागर। यानी कि सबसे ज्यादा गर्तों की अगर बात की जाए तो कहां पे मिलती हैं? प्रशांत महासागर में मिलती हैं। अब आइए हम लोग कुछ मुख्य मुख्य गर्त जो हैं वो पृथ्वी पर, उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये गर्त पूछ लिए जाते हैं हम लोगों को जो है एग्जाम में। ठीक है, हम लोगों से एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो इन सबको आपने देख लिया था। अब यहां पर आइए देखते हैं हम लोग इनको। अधिकतम बीच में गहराई दी गई है, और इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो इसके बगल में यहां पर ये देखेंगे तो ये गर्त है, गर्त का नाम दिया गया है, ये अधिकतम गहराई कितनी है और वो किस सागर में स्थित है, ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, ये मीटर में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मीटर में लिखा गया है, ये सभी मेंशन मीटर में ही किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा उत्तरी प्रशांत महासागर कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त, टोंगा गर्त की गहराई कितनी है? 10,880 मीटर, यहाँ पे मीटर होगा। यहाँ पे देखिएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में ही है लेकिन दक्षिण प्रशांत महासागर में है। आगे देखिएगा मिंडनाओ गर्त, ये कहाँ पे है? 10,475 मीटर है, और स्थित कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर बात करते हैं प्यूर्टो रिको की, तो इसकी गहराई जो है वो 8,605 मीटर है, और स्थित कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है साथियों। अगर बात करते हैं दक्षिण सैंडविच गर्त की, तो यह इसकी गहराई अगर बात करें तो 8325 मीटर है, और इसके अलावा यह स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में साथियों। अगर बात करें जावा या सुंडा गर्त की, ये बहुत बार पूछा गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बेरी 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 जितना बेरी लगा लीजिए उतना लगा लीजिए, इसको आप जरूर याद करके रखिएगा। इसकी गहराई कितनी है? ये 7725 मीटर गहरा है, और हिंद महासागर में स्थित है। ये जावा द्वीप या आप सुंडा गर्त कह सकते हैं, जावा द्वीप के पास में स्थित है। अब यहां पे बात करिएगा पेरू चिली या अटाकामा गर्त। पेरू चिली या अटाकामा गर्त की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा अटाकामा मरुस्थल स्थित है, और यहीं पर पेरू है और यहीं पर चिली है, तो इस तरह से ये लंबाई में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो गहराई है वो कितना है? ये 7635 मीटर है, ये
7635 मीटर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में ही स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है ऐसे जाती है ब्राजील होकर के इधर ही स्थित है। अब आगे अगर बात करते हैं एल्यूसियन गर्त की। एल्यूसियन गर्त ये 7600 मीटर है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एल्यूसियन गर्त कहाँ पे है? ये आप देखेंगे इस तरह से, ये ऐसे ऐसे स्थित है अमेरिका महाद्वीप, और ये है अलास्का। क्या है? अलास्का। अलास्का के इधर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे ये वो जो है द्वीप स्थित है, तो यहीं पर ये है एल्यूसियन गर्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आज का जो सेशन रहा ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, और यह आपको देखने के बाद समझ में भी आया होगा कि यह सेशन वास्तव में टीजीटी पीजीटी लेवल का है या नहीं है, सिविल लेवल का है या नहीं है। साथियों, इसका शार्ट नोट्स हमने यहाँ पे एक दिया है, अगर इसको आप विस्तृत करना चाहते हैं तो इसको आप व्याख्या के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करिए, कैसे कैसे हमने यहाँ पे बताया है। इसके बाद लिखिएगा कि पृथ्वी को यदि डिवाइड किया जाए तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थलीय भाग, एक जलीय भाग, और इस स्थलीय भाग को भी अगर डिवाइड किया जाए तो यह 7 महाद्वीपों में, और जलीय भाग को डिवाइड किया जाए तो 4 मुख्य जो है महासागरों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे करके इसको व्याख्यात्मक भी आप बना सकते हैं साथियों, शार्ट नोट को विस्तृत नोट्स में भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप मेहनत से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।